नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारगिल युद्ध के बारे में, कारगिल वॉर के बारे में। एक ऐसा वॉर जो हुआ था 1999 में। 3 महीने तक तकरीबन ये वॉर चला था और इंडिया ने पाकिस्तान को धराशायी कर दिया था। पाकिस्तान ने शुरुआत करी एज यूजुअल, पाकिस्तान ने इंट्रूजन्स किए और भारतीय सेना ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के सारे मंसूबों को धराशायी कर दिया था। ये वो वॉर है, ये काफी डिसिसिव विक्ट्री हुई थी इंडिया की। इसीलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि किस तरीके से हमारे आर्मी मैन जो हैं उनके वेलर से और हमारी सारी फोर्सेस के वेलर से हमने ये युद्ध जीता और पूरे भारत का सर फक्र से ऊंचा किया। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कारगिल के लोकेशन से, फिर हम समझेंगे कि क्यों वो स्ट्रैटेजिक है, फिर हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से वॉर की पृष्ठभूमि बनी थी, फिर हम समझेंगे कि वॉर किस तरीके से हुआ था, इंडिया ने किस तरीके से पाकिस्तान को धराशायी किया था, पाकिस्तान का इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन हुआ था और हम किस तरीके से ये वॉर जीत गए थे। सबसे पहले देखते हैं लोकेशन, और ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है इसको भी मैं इधर ही समझाने वाला हूं। ये देखिए, ये है कारगिल, जो कि डिस्ट्रिक्ट है किसकी, लद्दाख की। लद्दाख यूनियन टेरिटरी की ये डिस्ट्रिक्ट है। आप देख सकते हैं ये यहां स्थित है और यहां पे कहीं श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर, वो यहां पे स्थित है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर से ले यहां पे एक हाईवे जाता है, नेशनल हाईवे 1 जिसका नाम है। अब इस हाईवे के बीच में है कारगिल। अब देखिए, ये हाईवे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से सप्लाई जाती है किसकी, सियाचिन में जो हमारे जवान हैं उनके लिए। अब अगर मान लीजिए कारगिल में पाकिस्तान ऑक्यूपेशन कर लेता है या इस हाईवे को वो कंट्रोल कर लेता है, तो क्या होगा, हमारी सप्लाईज कट ऑफ हो जाती है। अगर हमारी सप्लाईज कट ऑफ होगी तो सियाचिन में जो हमारे जवान हैं उनकी हालत खराब हो सकती है। इसी का फायदा उठा करके पाकिस्तान ने कारगिल को चूज किया था कि सप्लाईज कट ऑफ कर ले, सियाचिन को एक बार्गेनिंग चिप बना करके वो जम्मू कश्मीर का जो उसका मंसूबा है, कश्मीर का जो उसका मंसूबा है वो पूरा कर ले। अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि हमने डबल रिटेलिएशन कर दिया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसकी कहानी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपने समझा क्यों स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है कारगिल का लोकेशन। अब एक बैकग्राउंड बताता हूं मैं आपको, किस तरीके से सिचुएशन पहले थी और कैसे एस्केलेशन हुए। 1984 में सियाचिन को हमने पाकिस्तान से बचाया बाय लॉन्चिंग ऑपरेशन मेघदूत। इसकी पूरी कहानी मैं ऑलरेडी एक अलग वीडियो में कवर कर चुका हूं। अगर आपको जानना है तो आप यहां पे डिस्प्ले हुए लिंक को देख सकते हो और इसकी पूरी कहानी आप जान सकते हो। 1984 में जब हमने सियाचिन को पाकिस्तान से बचा लिया तो पाकिस्तान ऑब्वियसली चिढ़ गया। तो पाकिस्तान को यह तो पता था कि देखिए 1971 वॉर के बाद या 1965 और ऐसे कई सारे वॉर्स के बाद डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट उतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसने क्या शुरू किया, इसने एक प्रॉक्सी वॉर शुरू किया। किस तरीके से प्रॉक्सी वॉर शुरू किया, देखिए प्रॉक्सी वॉर 1990s में हमारे यहाँ जो इंसर्जेंसीज थी, जो सेपरेटिज्म बढ़ गया, यहाँ पे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड रेडिकल्स जो है वो ज्यादा एंटर होने लग गए, क्योंकि उनको थोड़ा सा लोकेशन का, उनको अपने हाइट का एडवांटेज था। तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग फैटेलिटीज है ऑफ आवर सिविलियंस एंड आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो है, इन्फिल्ट्रेटर्स है, वो बढ़ गए थे। तो दूसरी ये चीज हो रही थी, ठीक है। फिर 1998 में क्या हुआ, 1998 में पोखरण 2 हुआ। पोखरण 1 कब हुआ था, 1974 में। ये हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट था, ठीक है। यहां पे हुआ पोखरण 2। पोखरण 2 हुआ 1998 में और इंडिया ने अपने न्यूक्लियर स्टेट के स्टेटस को और भी ज्यादा एनफोर्स कर दिया। और इसी के रिएक्शन में पाकिस्तान ने भी उसी साल में एक और न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा। पाकिस्तान ने बोला कि हम भी न्यूक्लियर स्टेट हैं। तो अब यहां पे क्या हुआ, पाकिस्तान और इंडिया दोनों हो गए एक न्यूक्लियर स्टेट। अब ये दोनों स्टेट एनिमीज हैं और दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, और पूरे विश्व के लिए काफी चिंता भरी बात थी। और इस पर्टिकुलर टेस्ट के बाद, इंडिया के टेस्ट के बाद, यूएस और कुछ कंट्रीज ने इंडिया पे सैंक्शंस भी लगाए। 1998 में ये बात हुई। अब क्योंकि देखिए दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो 1999 में ये बात समझते हुए, इस बात की गंभीरता को समझते हुए कि देखिए एनमिटी है और एस्केलेशंस हो सकते हैं, तो ये है नवाज शरीफ उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि प्रधानमंत्री थे किसके, इंडिया के। इन्होंने एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया 1999 में। इस लाहौर डिक्लेरेशन में ऐसा कहा गया कि देखिए हम न्यूक्लियर स्टेट हैं दोनों, तो कभी भी कोई टेंशन होता है तो हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ेगा, हमें कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरीके से अवॉइड करनी पड़ेगी, हमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस के जो प्रिंसिपल हैं, जो यूनाइटेड नेशंस जिसकी बात करता है, उस पर हमें अबाइड करना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको एम्प्लॉय करना पड़ेगा। और तीसरी बात यहां बोली गई कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की जो बात है, नॉन प्रोलिफरेशन की जो बात है, उस पर भी हमें अबाइड करना पड़ेगा।
है ना, तो हमें इंक्रीज नहीं करना है, हमने डिटरेंस के लिए बनाए हैं, ऐसा सब एक्सेप्ट करते हैं कि ये डिटरेंस के लिए बनाए जाते हैं वेपन, ताकि कोई आप पे अटैक नहीं करे, आपका डिफेंस स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो ये समझौता हुआ फरवरी 1999 में। कुछ ही समय बाद मई में पाकिस्तान एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन बद्र। अब देखिए, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बाद में ऐसा बोला था कि मैं यहां कहीं इन्वॉल्व नहीं था, इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं था, मैंने कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं कराया। ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ऑपरेशन बद्र, ये पीएम ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लिया था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के जो आर्मी चीफ जो थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने ये सब कराया था। तो यहाँ पे लॉन्च होता है ऑपरेशन बद्र। ऑपरेशन बद्र में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था उस मैप में, आप ये देखिए, ये है अपना कारगिल, ये पूरा जो सिचुएशन है आसपास का, ये है NH-1, ठीक है, नेशनल हाईवे 1 हो गया, ये है LOC। तो ऑपरेशन बद्र के थ्रू क्या कराया गया, यहां पे अलग अलग टुकड़ियां भेजी गई इन्फिल्ट्रेटर्स की। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्यों, ताकि लिंक काट दिया जाए कश्मीर और लद्दाख के बीच का, और सियाचिन ग्लेशियर को एक बार्गेनिंग चिप बनाया जाए टू ब्रिंग अ सेटलमेंट ऑफ द ब्रॉडर कश्मीर डिस्प्यूट, है ना। इंडिया को यहाँ पे बेसिकली ब्लैकमेल करने की ये बात कर रहे थे, और इससे क्या होता कि कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हो जाता, और पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटरनेशनल की कुछ बड़ी पार्ट जैसे यूएस उसको सपोर्ट कर देती, और उसका जो कश्मीर का मंसूबा है वो पूरा हो जाता। तो इसीलिए लॉन्च हुआ मई 1999 में ऑपरेशन बद्र। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, इस तरीके से इसका बिल्डअप था। आप देखिए यहां पे मई 7-8 मई 6 से यहां पे शुरू हुए, अलग अलग जगह पे यहां पे कुछ टुकड़ियां भेजी गई उसके आर्म्ड फोर्सेस की। अब देखिए यहां पे ये भी कंट्रोवर्सी है, कोई बोलता है कि उसके मुजाहिदीन की, यहां पे जो थे मुजाहिदीन आए थे, पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान के ट्रूप्स नहीं आए थे। बाद में हालांकि नवाज शरीफ ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो ट्रूप ही थे, मुजाहिदीन नहीं थे, क्योंकि देखिए ट्रूप्स ही हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड पे इतना फाइट कर सकते हैं। मुजाहिदीन कुछ इरेगुलर फोर्सेस होती है। मुजाहिदीन बेसिकली क्या होता है, रिलीजियस फ्रीडम फाइटर्स होते हैं जो जिहाद के नाम पे अपने अलग अलग मंसूबे पूरे करते हैं। ठीक है, तो यहां पे कुछ अलग अलग ट्रूप्स भेजे गए अलग अलग डेट्स को। तो मिड मई तक काफी ज्यादा यहां पे ऑक्यूपेशन हो चुका था पाकिस्तान द्वारा अलग अलग हमारी स्ट्रैटेजिक हिल्स पे, ताकि वो NH-1 पे यहां पे नजर डाल सके और उस पे इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सके, उस पे बेसिकली उसका लाइन ऑफ साइट आ जाए, है ना। ठीक है, तो ये हुआ पूरा ऑपरेशन बद्र का बिल्डअप। अब मैंने आपको ये मैप दिखाया था कि यहां पे था कारगिल, है ना, यहां पे था कारगिल। अब इसको करना क्या है, ये जो सियाचिन तक जो रास्ता जा रहा है, यहां पे सप्लाई कट ऑफ करनी है। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दिया आपको ताकि क्लियर हो जाए। अब इंडिया ने शुरुआत में ये चीज डिस्कवर नहीं करी, ऑपरेशन बद्र चल रहा है लेकिन इंडिया को नहीं पता था। इंडिया का इंटेलिजेंस का फेलियर था यहां पे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा बाद में क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि इंडिया का इंटेलिजेंस डिटेक्ट नहीं कर पाया कि इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। इनिशियली इट वाज अनडिस्कवर्ड, लेकिन बाद में किसी शेफर्ड ने, किसी चरवाहे ने इंडियन आर्मी को टिप दिया कि आप वहां पे जाके देखिए, कोई ना कोई मूवमेंट जरूर हो रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, इंडिया की तरफ से एक लीडर की, एक कैप्टन की लीडरशिप में यहां पे एक एम्बुश हुआ पाकिस्तान की एक टुकड़ी पे, और तब इनको पता चला कि ये एक छोटा सा प्लान नहीं था, ये कोई मुजाहिदीन का जो है ये नॉर्मल इन्फिल्ट्रेशन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा प्लान था, क्योंकि तब तक तकरीबन 150 से 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका था। तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी चिंता की बात थी। और एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया 1990 में एस्केलेशंस हुए थे, 1990 में इंसर्जेंसीज बढ़ी थी, और 1989-90 से ये प्लान चल रहा था। बीच में इसको रोक दिया गया, लेकिन फिर बाद में ऐसा कहा जाता है परवेज मुशर्रफ ने ही इसको फिर से रिवाइव किया। ठीक है, तो अब इंडिया ने इतना लेट डिस्कवर किया, तो इंडिया को टाइम का जो है डिसएडवांटेज हो गया। पाकिस्तान ने ऑलरेडी आकर के काफी कुछ ऑक्यूपाई कर लिया है, हमारे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स यहां पे ऑक्यूपाई कर रखे हैं। तो इंडिया ने इमीडिएटली क्या किया, जैसे ही डिस्कवरी हुई, इंडिया ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन विजय। ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था, यहां पे 2 लाख ट्रूप्स मोबिलाइज किए गए उस एरिया में, मोस्टली जो कारगिल वाला एरिया जो मैंने आपको बताया था उस एरिया में मोबिलाइज किए गए। ये तो था हमारा जो लैंड बेस्ड ऑपरेशन था। एयरफोर्स का भी ऑपरेशन साइमल्टेनियसली कुछ ही समय में लॉन्च कर दिया गया था, इसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ठीक है, तो इसका काम क्या था, जो हमारे जो जमीन के ट्रूप्स हैं, जो लैंड ट्रूप्स हैं, उनको असिस्टेंस देना। ठीक है, विदाउट क्रॉसिंग द LOC। ये जो था गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन था कि आप LOC जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक इनके लिए चैलेंज जरूर था, लेकिन फिर भी जैसा कि हम आगे देखेंगे, इन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और
पाकिस्तान की फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ऑपरेशन जो लॉन्च हुआ था, ये भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा बात नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। देखिए, इसका नाम था ऑपरेशन तलवार। ये था हमारा नेवल ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या, कराची में काफी सारे इंपोर्ट्स होते थे पाकिस्तान के, खासकर ऑयल से। तो उन इंपोर्ट्स को जो है, उन इंपोर्ट्स की जो सप्लाई है, जो ऑयल सप्लाईज वगैरह होती थी, उसको कट ऑफ करने का काम किया था ऑपरेशन तलवार ने। तो अरेबियन सी के थ्रू जितना भी कुछ आ रहा था पाकिस्तान के पास, कराची पोर्ट पे जितना भी लैंड हो रहा था, वो लैंड होने से रोकने का काम किसका था? ऑपरेशन तलवार का, हमारी नेवल फोर्सेस का। तो ये तीनों ही ऑपरेशन जो है साइमल्टेनियसली चले और फाइनली आप देखेंगे हमने यहाँ पे विक्ट्री हासिल करी। ठीक है, तो ये देखिए फिर से पाकिस्तान ने इंट्रूजन्स करने शुरू किए थे। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था हमारे लिए यहाँ पे हिल, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थी, वो दो हिल्स थी। एक तो थी टाइगर हिल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और दूसरी थी यहाँ पे टोलोलिंग हिल। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स थे। टाइगर हिल आप देख सकते हैं, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये देखिए, ये है NH1। NH1 वही वाला NH1 जो हमारी सप्लाईज ले जाता है। ठीक है, हमारी आर्म फोर्सेस की सप्लाई कैरी करता है सियाचिन तक और दूसरे एरियाज तक। ठीक है, तो सबसे क्लोज व्यू, सबसे क्लियर लाइन ऑफ साइट इन दो हिल से आ सकता है। तो अगर इन दोनों पे ऑक्यूपेशन हो चुका है पाकिस्तान का, तो हमें ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज है, और यहाँ पे ऑक्यूपेशन ऑलरेडी हो चुका था नंबर ऑफ ट्रूप्स का। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट जो था ऑपरेशन विजय का, वो ये था कि हमें सबसे पहले टाइगर हिल और टोलोलोंग हिल पे ऑक्यूपेशन करना है। तो हमने मई एंड जून तक यहाँ पे फाइट करी थी। देखिए यहाँ पे ये रहा टाइगर हिल, इसमें और क्लियर दिख रहा है टाइगर हिल, ये टोलोलोंग, ये है NH1। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको टारगेट करना शुरू किया, और काफी ज्यादा देखिए डिफिकल्ट सिचुएशन थी। ये वो एरियाज हैं जो बहुत ज्यादा हाइट पे है, -10 डिग्री, -11 डिग्री के यहाँ पे टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर में हमारे जवानों ने सस्टेन किया। हमें ऑब्वियसली उसके अलावा हाइट का डिसएडवांटेज, क्योंकि वो अगर हाइट पे हैं तो हमें नीचे से ऊपर चढ़ना है ना, वो एक और डिसएडवांटेज, हमें रात को चढ़ाई करनी थी। तो इन सब ड्रास्टिक जो एडवर्स सिचुएशन है उसमें भी हमने ये फाइट किया, कुछ महीनों तक ये फाइट चला, और फिर फाइनली टाइगर हिल्स को हमने ऑक्यूपाई कर लिया जुलाई 4, 1999 को। ठीक है, ये आप देख सकते हैं शेरशाह ऑफ कारगिल, इन्होंने एक कोड सेट किया था कि जब वो ऑक्यूपाई कर लेंगे वो सिग्नल देंगे, ये दिल मांगे मोर। अगर आपने LOC कारगिल मूवी देखी है तो अभिषेक बच्चन ने ये रोल प्ले किया है मेजर विक्रम, कैप्टन विक्रम बत्रा का। तो आप मूवी भी देखिए और ये किताब भी आई है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये आप देखेंगे इमेज जो है, ये वो इमेज है जब हमने टाइगर हिल्स को ऑक्यूपाई किया था। ये पूरे ऑपरेशन विजय की क्विंट एसेंशियल इमेज है। ये एक इमेज है जो बताती है कि हमने विक्ट्री हासिल नियरली कर ली थी। ठीक है, 2 मंथ में हमने तकरीबन 75 से 80% ऑक्यूपेशन जो थे पाकिस्तान के, उनको रिकैप्चर कर लिया था। मई एंड में शुरू हुआ, जून और जुलाई 4, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जो हिल थी उस पर ऑक्यूपेशन कर लिया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे वो क्या है, मैंने आपको बताया ये एयरफोर्स के लिए डिफिकल्टी थी, LOC उसको क्रॉस नहीं करना था। ठीक है, अब LOC क्रॉस नहीं करना था और उसके पास इस तरीके के वेपन्स नहीं थे जो प्रिसाइजली टारगेट कर पाए पाकिस्तान की फोर्सेस को। अब क्योंकि प्रिसीजन टारगेटिंग नहीं थी तो हमें सपोर्ट चाहिए था किसी और पार का जो हमें अच्छे एडवांस वेपन दे सके। हमें उस समय महसूस हुआ कि हमारे पास कहीं ना कहीं कमी है वेपन्स की, तो हमें सपोर्ट मिला इजराइल का। अब US ने इजराइल को पुश किया कि आप ज्यादा देखिए एकदम जल्दी सप्लाई मत कीजिएगा, लेकिन इजराइल ने US की बात भी नहीं मानी, जो कि उसका सबसे क्लोज पार्टनर है। US की बात भी नहीं मानी और इजराइल ने हमें फटाफट सप्लाई कर दिया, क्योंकि US देखिए उस समय हमारा इतना अच्छा फ्रेंड नहीं था जितना आज है। इस वॉर के बाद ही बना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इजराइल ने इमीडिएटली सप्लाई दिया, लेजर गाइडेड मिसाइल्स हमें दी, और इंडियन एयरफोर्स ने वो यूज किया और पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने में काफी एक यहां पे बड़ा रोल प्ले किया इन मिसाइल्स ने, जो हमें इजराइल ने सप्लाई करी थी। और इसी वॉर के बाद इजराइल और इंडिया के रिलेशंस भी बहुत बढ़ते हैं। अब देखिए जुलाई 4 को जब ऑक्यूपेशन हो चुका था टाइगर हिल्स का, तो पाकिस्तान थोड़ा सा बौखला गया और नवाज शरीफ ने एक डिप्लोमेटिक मीटिंग करी US के साथ, और बिल क्लिंटन को उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए क्योंकि हम अभी पूरा बैकफुट पे जा रहे हैं। और यही वो पॉइंट है जब ये रिकॉग्नाइज कर लिया गया कि हमारे ट्रूप्स ही हैं वहां पे, कोई मुजाहिदीन नहीं है। जैसा ये सब बोल रहे थे कि मुजाहिदीन भेजे हैं, फ्रीडम फाइटर्स है जो लड़ रहे हैं, रिलीजियस फ्रीडम फाइटर्स, हमारे पाकिस्तान ने कोई एडवांसमेंट नहीं किया, लेकिन यहां पे ऐसा मान लिया गया पाकिस्तान द्वारा ही कि उसने एडवांस किया, क्योंकि नवाज शरीफ चले गए बिल क्लिंटन के पास और बिल क्लिंटन ने बोला देखो ऐसा है कि आप सपोर्ट वपोर्ट रहने दो, अभी आप जो जितना भी LOC में आपने इंट्रूजन किया है उसको आप पीछे लाओ, फिर हम देखेंगे सपोर्ट देना है कि नहीं। ठीक है, तो पाकिस्तान का यहां पे क्या हुआ, इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन हो गया।
यूएस जो सबसे क्लोज फ्रेंड माना जाता था पाकिस्तान का चाइना के अलावा, उसने उसको सपोर्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि यूएस खुद मानता था कि ये पाकिस्तान का ही एडवांस था, जिसकी वजह से इतना बड़ा वॉर हो रहा है दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दो न्यूक्लियर पावर्स मतलब बिल्कुल लॉक कर लिए जिन्होंने हॉर्न्स, और जो वॉरफेयर में आ चुके हैं यूएस और यूएसएसआर के बीच में हुआ करते थे, लेकिन वो कोल्ड वॉर सिचुएशन थी, ऐसे एक्सट्रीम वॉर्स कभी नहीं हुए थे। तो यूएस ने पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ठहराया और पाकिस्तान को बोला आप पीछे हो जाओ। अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान वैसे ही बैकफुट पे जा रहा था टाइगर हिल्स के ऑक्यूपेशन के पास, यूएस ने भी सपोर्ट जो है विड्रॉ कर लिया। तो हमने अगले 22 दिन में जुलाई 26 तक पाकिस्तान का जितने भी पोजीशंस थी उन सबको वेकेट करा लिया, जितने भी ट्रूप्स थे उनको सबको पुश बैक कर लिया, कईयों को मार दिया। ऑपरेशन सफेद सागर ने भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंसिफाई किया अपने आप को, और हमारा ऑपरेशन विजय को अच्छा एक स्टिमुलेंट प्रोवाइड किया। तो ऑपरेशन विजय, सफेद सागर, तलवार, इन तीनों ने मिल करके जुलाई 26 तक हमें विजय दिला दी। और इसीलिए 26 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, विजय दिवस मनाते हैं। एक फक्र का दिन है ये हमारे लिए। देख सकते हैं आप ये इमेज, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये इमेज देख के। कैजुअलिटीज की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 500 हमारे जवान शहीद हुए थे अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान की तरफ से देखिए अलग अलग फिगर्स आते हैं, लेकिन ये फिगर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये दिया था नवाज शरीफ ने ही। ठीक है, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं नवाज शरीफ को, लेकिन देखिए वो पीएम थे उस समय, तो उन्होंने जो फिगर दिया उसको ऑथेंटिक माना जाएगा। उन्होंने बताया कि 4000 या उससे भी ज्यादा यहाँ पे जवान पाकिस्तान के मारे गए थे। और 4000 में देखिए 4000 क्योंकि बड़ी संख्या, तो 4000 में वो लोग भी आते हैं जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट थे। ठीक है, तो ये मिला करके ये सभी लोग मारे गए थे। आफ्टर मैथ की अगर बात करूं तो इंडिया में क्या क्या हुआ था, इंडिया ने क्या क्या यहाँ पे देखा कि इस वॉर के बाद क्या सिचुएशन हुई इंडिया के लिए। सबसे पहले तो हमें यह पता पड़ा कि हमारी जो इंटेलिजेंस थी वो ठीक नहीं थी, उसमें फेलियर्स थे, इसीलिए हम इतना बड़ा ऑपरेशन पहले डिटेक्ट नहीं कर पाए, हम प्रोएक्टिव मेजर्स यहां पे नहीं ले पाए, इसीलिए इंडियन इंटेलिजेंस की रिस्ट्रक्चरिंग हुई। यहां पे एक कमेटी बनाई गई थी, कारगिल रिव्यू कमेटी। इसके चेयरमैन कौन थे वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कारगिल रिव्यू कमेटी, इसकी रिपोर्ट कभी रिलीज नहीं हुई, इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी थी, कुछ ऐसी चीजें थी जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, इसलिए कभी रिलीज नहीं हुई। लेकिन यहां पे इस रिपोर्ट के बाद इंडियन इंटेलिजेंस की काफी बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो एनडीए, उसकी एक बड़ी विक्ट्री हुई थी 1999 के जनरल इलेक्शंस में, 303 सीटें मिली थी उसको, क्योंकि पॉपुलर वेव आ गई थी एनडीए के फेवर में, वाजपेयी जी के फेवर में। इजराइल के साथ रिलेशंस इंप्रूव हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, क्योंकि इजराइल ने हमें आर्म्स दिए थे, और इसके बाद तो हमारे रिलेशंस एक्सपोनेंशियली ग्रो ही हुए हैं। रिसेंटली 2016 में, आई थिंक 2016 या 17 में एक सैटेलाइट हमने लॉन्च करी थी, इसरो ने लॉन्च करी थी। ये हमारी पूरी जो है इंडियन सैटेलाइट है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, जिसको नाविक भी कहा जाता है। इसको हमने क्यों लॉन्च किया, क्योंकि जीपीएस का जो असिस्टेंस है यूएस ने वो देने से हमें मना कर दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया यूएस अच्छा फ्रेंड नहीं था हमारा उस समय, यूएस ने वो देने से मना कर दिया था। तो हमें उस टाइम रियलाइज हुआ कि हमारा खुद का सिस्टम होना चाहिए। तो फाइनली अभी कुछ साल पहले ही, 2-3 साल पहले ही हमने अपना ये सिस्टम बना लिया। तो ये भी इसका आफ्टरमैथ ही माना जा सकता है, इसका एक कॉन्सिक्वेंस ही माना जा सकता है। अब देखिए उस टाइम मैंने आपको बताया कि यूएस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन 1999 के इस वॉर के बाद ही हमारे यूएस से रिलेशन अच्छे हुए। क्योंकि देखिए क्या हुआ पाकिस्तान में इस वॉर के बाद कू हो गया, यहाँ पे मिलिट्री रूल आ गया। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यूएस जो है पाकिस्तान से काफी नाराज भी था, है ना। तो ये सारी सिचुएशन थी, तो इंडिया के साथ यूएस ने अपने रिलेशंस बढ़ाना शुरू किए थे। और पहली बार हुआ था कि कॉन्सिक्वेंटली कुछ मीट हुई थी बिल क्लिंटन द्वारा, फिर उसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उन सभी ने विजिट करा इंडिया को। तो इंडिया के साथ इस वॉर के बाद ही यूएस के रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे हुए थे। उसके अलावा डिफेंस बजट हमने बढ़ाया, क्योंकि हमने ये रियलाइज कर लिया कि हमें बोफोर्स जैसी और भी ज्यादा यहाँ पे वेपनरी चाहिए। बोफोर्स एक अच्छी काफी अच्छी हमारे पास यहाँ पे वेपनरी थी। बोफोर्स में अपने आप में कंट्रोवर्सी है, वो उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारी आर्टिलरी उस समय वीक थी। तो हमें यहाँ पे रियलाइज हुआ कि हमें और भी ज्यादा डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक और ये रियलाइजेशन हुआ और उसके बाद हमने डिफेंस बजट भी बढ़ाया। ठीक है, तो ये कुछ हुआ आफ्टरमैथ इंडिया के लिए। पाकिस्तान के लिए क्या हुआ, पाकिस्तान के लिए सब कुछ नेगेटिव हुआ। पहले तो ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, उसके अलावा ब्लेम गेम शुरू हो गया। नवाज शरीफ ने बोला कि मुझे कुछ पता ही नहीं था, ये परवेज मुशर्रफ ने अपने हिसाब से कर दिया, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद मिलिट्री कू हो गया, और ऐसा भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ यहां पे कोर्ट मार्शल करने वाले थे परवेज मुशर्रफ को, लेकिन फिर
उन्होंने यहाँ पे कू कर दिया और वो जो कोर्ट मार्शल करने वाली रिपोर्ट थी उसको भी इन्होंने छुपा दिया। इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन की मैं आपको बता चुका हूँ, यूएस ने सपोर्ट नहीं किया, किसी भी कंट्री ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर मुद्दा गया लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट गया, ना कि उसके फेवर में। और तो और यूएस ने एलओसी की बात कर दी, ऐसी लाइन जो जिसको इंडिया भी असर्ट करता था, तो कहीं ना कहीं यूएस ने भी इंडिया का साइड ले लिया था यहाँ पे। तो इतना बड़ा इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन और हो गया पाकिस्तान के लिए। उसके अलावा ऑपोजिशन पार्टी जो थी उन्होंने ब्लेम किया कि आपने पाकिस्तान की जो इमेज है उसको वीक कर दिया। कई सारे कमेंटेटर्स थे जिन्होंने बोला कि जो कारगिल युद्ध था पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लंडर था, सबसे बड़ा ब्लंडर था पाकिस्तान के लिए। तो सारा जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट चला गया, कि जो भी किया टोटली अगेंस्ट चला गया। उसके अलावा ह्यूमिलिएशन इससे भी हुआ क्योंकि पहले तो आपने बोला कि मुजाहिदीन है, लेकिन फिर बाद में आपको रियलाइज ये करवाना पड़ा, आपको ये मानना पड़ा कि ये जो थे वो आपकी फोर्सेस थी। ठीक है, तो ये टोटल ह्यूमिलिएशन हुआ, टोटल बैकफुट पे चला गया पाकिस्तान। और इसके बाद ये प्रॉक्सी वॉर ही करता रहा, डायरेक्ट कभी वॉर करने की हिम्मत नहीं कर पाया इंडिया के साथ। ये आप देख सकते हैं हमारे जवानों के लिए बनाया गया है कारगिल वॉर मेमोरियल, ये कारगिल में बनाया गया है। और कई सारे हमारे जवानों को यहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिले थे रिकॉग्नाइज करने के लिए। और कारगिल वॉर वो वॉर है जिसको हम फक्र से कह सकते हैं कि हाँ, हमने डिसाइसिवली पाकिस्तान जैसे एग्रेसर को बैकफुट पे ढकेला था। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन कारगिल वॉर के बारे में। अब देखिए, आप रुक जाइए, आप जाइए मत। आपको सब्सक्राइब करना है कीजिए, आपको लाइक करना है कीजिए, अगर आपको कमेंट करना है कीजिए, वो आपकी मर्जी। लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ये एक ऐसी चीज है जो पूरे इंडिया को पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है या आपके दोस्तों को नहीं पता है तो उनको बताइए। ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए सब में, क्योंकि हमारे वीर जवानों की ये गाथा है, सबको बताइए प्लीज। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।